अब हम कुछ ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं कि मोशन किस तरीके से हो सकता है वन डायमेंशन में। जैसे कि सपोज अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ चेयर फॉर 10 मिनट्स। हमें इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस को हम x से दिखाएंगे और टाइम यहाँ है, तो xt ग्राफ बनाना है और ग्राफ या स्ट्रेट लाइन आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 10 मिनट के लिए बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर। अब चेयर को ही हम मेन ओरिजिन मान सकते हैं कि शुरुआत चेयर से ही हो रही है। अगर मान के चलें कि उसका घर शुरुआत है और चेयर किसी मॉल के किसी रेस्टोरेंट में है, तो अगर मुझसे कोई कहता है कि घर उसका इनिशियल पॉइंट मान लीजिए और 2 किलोमीटर दूर मॉल है, उसमें एक रेस्टोरेंट में चेयर है, तो वहाँ पर अगर ऐसा मेंशन किया जाएगा तो घर को ओरिजिन मानते हुए 2 किलोमीटर यहाँ दिखा के यहाँ पर हम चेयर दिखाना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सो चेयर पे जो बच्चा बैठा है वो उसको हम ओरिजिन ही मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। सो अ बॉय सिटिंग ऑन अ चेयर फॉर 10 मिनट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 मिनट के लिए ये बच्चा अपनी जगह से हिला ही नहीं है। इसे बोलते हैं xt ग्राफ फॉर रेस्ट। तो रेस्ट के लिए कैसा बनेगा ग्राफ? अ लाइन ऑन टाइम एक्सिस, क्योंकि समय तो चलता ही रहता है। हालांकि अगर आप और डीप में जाएंगे, आप अलग अलग वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये ध्यान रखें कि समय भी रुकता है, लेकिन वो भी ऑब्जर्वर के नज़रिए पे डिपेंड करेगा। कि समय को भी रोका जा सकता है, समय के हिसाब से समय को बदला जा सकता है। तो वो हायर लेवल फिज़िक्स है, उसमें तो हम काइनेमेटिक्स में नहीं जाते। काइनेमेटिक्स में हम मोस्टली न्यूटन के सिद्धांतों को ही पढ़ते हैं, न्यूटन के लॉस को ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप और आगे डीप में जाना चाहें तो आप समझेंगे कि समय को तेज़ या धीमा भी किया जा सकता है। खैर, ये मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई। होपफुली आप में से जो क्यूरियस होंगे वो उसको सर्च करेंगे नेट पे। अब डिस्टेंस टाइम के साथ साथ हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बना लेते हैं। स्पीड के लिए कोई शब्द नहीं बनाया गया फिजिक्स में, स्पीड पूरा पूरा लिखना पड़ता है। और क्योंकि जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो स्पीड टाइम ग्राफ भी एक टाइम एक्सिस पर ऐसे ही बनेगा। तो आप स्पीड टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट भी ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद आप बना सकते हो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, जब स्पीड ही नहीं है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। तो आपने देखा कि रेस्ट के लिए ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। अब डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म होता है डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड का वेक्टर फॉर्म होता है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन अपने आप में सिर्फ वेक्टर ही होता है, उसका स्केलर फॉर्म ही नहीं होता कोई। पर क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए अभी इनके वेक्टर फॉर्म के ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बॉडी को मूव कराते हैं। सपोज मोहन, कोई नाम ले लेते हैं, मोहन ट्रेवल्स टू स्कूल डेली एट अ कांस्टेंट स्पीड, और उसके ट्रैवलिंग के लिए हम आपको पूरा डिटेल देते हैं कि वो कैसे जाता है स्कूल। सपोज पैदल जाता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये टाइम। स्टार्टिंग में तो वो घर पर ही है, 10 मिनट में वो 100 मीटर ट्रैवल करता है। अब क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है अगले 10 मिनट में भी वो 100 मीटर ही ट्रैवल करेगा, तो टोटल हो जाएगा 200, और यहाँ 20 मीटर बोल सकते हैं। अगले 10 मिनट में भी वो 100 मीटर ही ट्रैवल करेगा, तो आप इसको 300 बढ़ा सकते हैं, और एंड सो ऑन।
घर जो स्कूल है वो करीब करीब 1 किलोमीटर दूर मान के चल रहे हैं, तो 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मिनट के बाद वो 100 मीटर ट्रैवल कर लेते हैं। इन चीज़ को जब हम प्लॉट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमने एक केस लिया था कांस्टेंट स्पीड का। कांस्टेंट स्पीड का मतलब बताया था कि हर 10 मिनट में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड बदली नहीं है। हम जिन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हमें एक ग्राफ मिलेगा और वो हमें गारंटी से बता देगा कि कांस्टेंट स्पीड मोशन का ग्राफ एक्सटी ग्राफ कैसे बनाया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ध्यान रहे कि हमने स्कूल से लौटाया नहीं है उसे, तो अभी भी इस ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम बनेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी सेम बनेगा, है ना, क्योंकि जब तक आपका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है वेक्टर के ग्राफ और स्केलर क्वांटिटी से ग्राफ बनते सेम है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। और यहाँ पे आप 100, ये ज़ीरो है, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 ऐसे आप बता सकते हैं। अब आपका देखिए 0 पे 0, 10 मिनट पे 100 मीटर हमने बिंदु बना दी। 10 जो है वो एक्स एक्सिस पे मार्क किया जा रहा है, तो इस पॉइंट को हम जैसे एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो हम लिखेंगे 10, 100। उसके बाद हम लिखेंगे 20, 200। फिर ऐसे करते करते हम 30, 300 और 40, 400, 50, 500, 60, 600, है ना, 70, 700, 80, 800, 90, 900 एंड 100, 1000। सो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी 0 से बिल्कुल, है ना। तो हमने देखा कि जब भी वेन एवर मोशन इज कांस्टेंट स्पीड मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ is a straight line। However सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ऐसी भी होती है, सीधी ऐसी भी होती है स्ट्रेट लाइन, पर ये स्ट्रेट लाइन किसी एंगल पर इंक्लाइंड है। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द एक्स एक्सिस पर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम का रोल प्ले हो रहा है, विद द टाइम एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। अब हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखिए, तो अगर हम स्पीड की बात करें, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड मोशन है, जब भी स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप इनटू टाइम। जब भी कांस्टेंट स्पीड मोशन होता है, ये बेसिक फॉर्मूला जो 7वीं 8वीं में आपने सीखा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहीं पे हम चाहें तो बना सकते हैं, स्पीड का भी कॉलम बना सकते हैं और हम निकाल सकते हैं स्पीड। यहाँ पे स्पीड को SPEED लिख लें, है ना। यहाँ तो चलाएंगे तो निकालने का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। 10 मिनट में 100 चला तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, तो 10 आया मीटर पर मिनट। 200/20 स्पीड 10 आता है मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट एंड सो ऑन, 10 मीटर पर मिनट। तो हमेशा देखिए हमारी स्पीड 10 ही आती जा रही है, और इसीलिए उसको कांस्टेंट स्पीड मोशन बोला भी गया है। तो अब जब हमेशा स्पीड 10 ही आई है,
शुरुआत से लेकर अंत तक स्पीड 10 ही आई है, तो फिर हमें ग्राफ बनाने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आइए ग्राफ बनाते हैं इसका कि हमारी जो स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ, वो 0 से लेकर 100 मिनट तक 10 की ही स्पीड ट्रैवल करता रहा है ना, 10 मीटर पर मिनट ना। कुछ लोगों को ये बात खटक रही होगी कि 0 टाइम पे तो कोई स्पीड ही नहीं थी, वो तो 10वें मिनट पे जाके कुछ तो मतलब जब गाड़ी में किक मारी होगी धीरे धीरे फिर 10 मीटर पर मिनट की स्पीड अटेन की होगी। ये बात बिल्कुल सही है। हम चाहें तो थोड़ा सा बगल में किसका कि यहाँ से ऐसे ग्राफ दिखा सकते हैं जिसमें कि स्पीड को इंक्रीज होता हुआ दिखाया जा सकता है, 0 से 10 तक कुछ वक्त में स्पीड को इंक्रीज। पर क्योंकि एक बहुत लंबे 100 मिनट के गैप में ये जो छोटा सा मिनट का हिस्सा है ये ना के बराबर होता है, इसीलिए बुक्स में कभी भी ऐसे नहीं दिखाते टेढ़ा करके कि थोड़ा वक्त लगा और स्पीड को इंक्रीज़ होने में। हम कह देते हैं कि स्टार्टिंग से ही स्पीड 10 थी। थोड़ा सा इलॉजिकल है ये कहना, लेकिन क्योंकि ये जो वक्त है स्पीड को 10 तक अटेन करने में ये 100 मिनट के सामने नेग्लिजिबल है, इसलिए हम यहीं से ग्राफ को बना देते हैं। तो ये हमारे सामने आंसर आ गया। तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा। तो हम कुछ चीज़ें इसके बारे में भी लिख लेते हैं, दैट स्पीड टाइम ग्राफ of a constant speed motion is a straight line। मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन तो कैसी भी हो सकती है, तो हमें बताना पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन कैसी है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और ये इसके नीचे का शेडेड पोर्शन मैंने दिखा दिया। अब देखिए, जैसे कि अगर आप इस पर गेंद रख देंगे, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस पढ़ाया था, और जितने लोगों ने नहीं पढ़ाया तो मैथमेटिकल टूल्स की प्लेलिस्ट में जाकर स्ट्रेट लाइन को पढ़ लें। तो ये लाइन जो है इसका स्लोप 0 है ना, कांस्टेंट स्पीड, स्लोप 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं जब किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। क्योंकि स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही, स्पीड तो हर जगह सेम ही है। एक्सेलरेशन जब स्पीड नहीं चेंज होती तो 0 होता है, क्योंकि आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे स्पीड चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम इंटरवल जो होता है जिसमें चेंज हुआ है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस स्पीड तो 10 की 10 ही रही, तो एक्सेलरेशन 0 है। इस पर हम दोबारा भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपने 9th में पढ़ा है तो हम आपको 11th में नहीं बताएंगे। तो एक्सेलरेशन 0 है। तो इससे एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन ये निकलता है कि स्लोप ऑफ अ speed time graph will give acceleration। और एक दूसरी बात भी सामने आती है कि अगर आप इस जो ग्राफ है उसके नीचे का एरिया आप ज़रा देखें कितना आ रहा है, तो लेंथ तो 100 है, एरिया बिलो द स्पीड टाइम कर्व विच इज़ एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी 100 और ब्रेथ है 10, दैट इज़ 1000 मीटर। इसको हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। देखिए ये स्कूल तक की दूरी आ गई घर से, यानी कि ये भी निकल के आता है दैट एरिया बिलो द स्पीड टाइम कर्व विल गिव डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि स्पीड 10 थी। ज़रा इस ग्राफ में हम ज़रा स्लोप निकालें। ये हमने ग्राफ बनाया था। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या tan थीटा। और ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है। आप क्योंकि लाइन स्ट्रेट है तो परपेंडिकुलर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे तो ये परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस ये लेंगे, चाहे तो ये लेंगे तो ये ले लीजिए, क्योंकि हर जगह स्लोप जो है वो सेम है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है। तो आप नोटिस करिए कि परपेंडिकुलर 1000 है और बेस 100 है। चाहे तो छोटे ट्रायंगल से देख के कर लीजिए, 100 लिखा है परपेंडिकुलर और बेस 10 है।
हर बार आपको 10 ही आएगा। तो एक और बहुत अच्छी बात सामने आती है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो स्पीड दे देता है। लिख लेते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने चीज़ें रखी हैं, जो यहाँ पर एक कंक्लूजन रखा और यहाँ पे जो कंक्लूजन रखा, ये किसी भी तरीके के मोशन के लिए फिक्स्ड हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे। ये आप हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। ग्राफ कैसा भी हो, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, स्पीड टाइम ग्राफ चाहे कैसा भी हो, ये जो दो चीज़ें बताई जा रही हैं ये हमेशा सेम रहेंगी, और वहाँ जो बताया स्पीड डिस्टेंस टाइम में वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। तो ये हमने किस तरीके के मोशन के लिए देखा, कांस्टेंट स्पीड मोशन के लिए देखा। अब अगर हम ये देखते हैं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हम नोटिस करते हैं कि इक्वेशन का यूज़ करिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हमने कहा था आपको x से दिखाएंगे और स्पीड को स्पीड रहने दीजिए इनटू t। थोड़ी देर के लिए चलिए v ले लेते हैं, नॉर्मली हम b और u का इस्तेमाल करते हैं स्पीड के लिए, तो x इज इक्वल्स टू vt, ut ले लीजिए या फिर जो भी है, क्योंकि स्पीड चेंज ही नहीं हुई तो इनिशियल स्पीड ही इनिशियल ही रही और इनिशियल स्पीड को हम u से दिखाते हैं। तो हमने नोटिस किया कि जब भी कांस्टेंट स्पीड मोशन होता है, x की प्रोपोर्शनैलिटी टाइम के साथ पावर 1 होती है ना। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो बदलेगी, और फिर x की प्रोपोर्शनैलिटी टाइम के साथ 1 से ज़्यादा होगी, या और एनीथिंग बट नॉट 1। इट कैन बी proportional to t n less than 1 also, and n can be any number। लेकिन हम मूल रूप से अपने सिलेबस में नॉर्मली n की इंटीजर मल्टीपल्स वाले मोशन ही पढ़ते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल्स आपको किसी भी n वैल्यू के लिए आ सकते हैं, पर एक्सेलरेशन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो मोस्टली n एक तो बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, सिर्फ हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम ऑर्डर्ड वे में पढ़ा रहे हैं उस लिहाज से। हालांकि आपको n की अलग अलग वैल्यूज़, फ्रैक्शन में वैल्यूज़, प्राइम नंबर्स कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन विभिन्न प्रकार का भी हो सकता है। एक तो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड हम तभी यूज़ कर रहे हैं जब स्पीड को बढ़ा रहे हैं। जैसे गाड़ी का जो एक्सेलरेटर होता है वो उसे बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है एक तो मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी स्पीड जो थी पिछले सवाल में 10 मीटर पर मिनट थी, मान लीजिए 1 मिनट के बाद वो स्पीड हो गई 20 मीटर पर मिनट। फिर यानी कि स्टार्टिंग में 0 पे, फिर 1 मिनट के बाद कंप्लीट होने पर स्पीड 1 से 20 आ गई, फिर 2 मिनट के बाद स्पीड हो गई 30 मीटर पर मिनट। यानी कि जो इंक्रीमेंट है स्पीड का वो हमेशा इक्वल वैल्यू का ही हो रहा है, तब बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है, पर स्पीड के बढ़ने का जो इंक्रीमेंट है वो बराबर है। लेकिन जब आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की बात करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग में 0 मिनट पर स्टार्टिंग में स्पीड मान लीजिए 10 है, फिर 1 मिनट बीत जाने के बाद स्पीड मान लीजिए आपकी 15 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 37 हो गई। तो इसका मतलब स्पीड की कोई भी वैल्यू अटेन हो सकती है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है समय से, ठीक है। तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गया और इसे किसी फॉर्मूले में कैद करके रखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम n की कोई भी वैल्यू इस तरीके के मोशन में देख सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसा नहीं होता। उसमें एक नियमित रूप से एक पर्टिकुलर वैल्यू से वह स्पीड में इंक्रीमेंट होता रहता है। इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की खास बात यह है कि इसमें जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं,
उसमें टाइम के साथ प्रोपोर्शनैलिटी स्क्वायर ही होती है जब भी आपका इस तरीके का बात हो रही है। ठीक है, अब इसको मैं साबित भी कर देता हूँ। जैसे कि आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्रोपोर्शनैलिटी टी के साथ स्क्वायर है, तो x इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर हो गया, तो डिस्टेंस हो गया। अब अगर मैं देखूं तो x के साथ जब टाइम की प्लॉटिंग करूंगा तो कैसा प्राप्त होगा हमें ग्राफ, लेट अस सी। अगर मैं k को 2 मिनट के लिए 1 मान लेता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल तो होगा इसमें k 1 रहा हो, तो k को 1 मान लिया, कांस्टेंट है आखिरकार x और t। तो अगर मैं अभी स्टार्टिंग में तो 0 है, फिर 1 में 1 आ गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और k की वैल्यू 1 ऑलरेडी है, 2 में 4 हो जाएगा, 3 में 9, 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 1 पे 1, 2 पे मैं 2 3 4, 2 पे 4 और 3 पे 9। तो अब आप इसको स्ट्रेट लाइन में दिखा ही नहीं सकते ना, ये देखो। तो ये जो क्वाड्रेटिक कर्व बोलते हैं, सबने पढ़ा है 8th क्लास में, 9th क्लास में भी क्वाड्रेटिक आया होगा। क्वाड्रेटिक बोलते हैं, थोड़ी बड़ी क्लास में आ जाए तो पैराबोलिक भी बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व। तो ये निकल के आता है कि अगर मोशन हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, UAM, ऐसे में जो ग्राफ है पैराबोलिक बनता है, पैराबोलिक कर्व यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नाउ अब हम आपको ये साबित करने वाले थे कि वेलोसिटी का जो रिलेशन होगा वो हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीमेंट होगा। देखिए, हम इस तरीके के मोशन में देख सकते हैं, हमने को पहले ही बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है। और स्लोप कैसे, और इसमें एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि एक स्लोप होगा, तो जिस समय पर आपको देखना है वहाँ पर आपको एक पॉइंट निकालना होगा और ऐसे आप एक लाइन बनाएंगे। ये क्या है, टेंजेंट है उस पॉइंट पर। वहाँ पर जो ये एंगल है उसका tan थीटा, जो भी tan थीटा स्लोप होता है, वो आपको स्पीड दे देगा। तो अलग अलग समय पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग एंगल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्पीड भी मिल रही है। तो हमने आपको ये भी बताया था मैथमेटिकल टूल्स में कि स्लोप का मतलब किसी भी कर्व पे किसी एक गिवन पॉइंट पर स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, जो कि होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ पॉइंट। कई बार मैंने रिपीट किया था इस बात को। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या किस में डिफाइंड है, x के फॉर्म में डिफाइंड है। देख लीजिए, x बराबर टी स्क्वायर है ना। सो हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ग्राफ को, जो कि x में डिफाइंड है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब आप इसको क्या, स्लोप क्या है xt ग्राफ का, स्पीड। सो जब भी आपको किसी ऐसे ग्राफ में स्पीड निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस करेंगे आप इक्वेशन का, और x की वैल्यू कितनी, टी स्क्वायर है, और डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर होता है 2t। ये आपको सब आना चाहिए, बार बार नहीं बताया जा सकता, आप पीछे जाके डिफरेंशिएशन देखिए। तो स्पीड की वैल्यू भी थोड़ी देर के लिए ले लिया, 2t आ गई। अब आप देखिए वैल्यू डालिए, t में अगर 0 डालेंगे वेलोसिटी भी 0 आएगी, t में आप 1 डालेंगे वेलोसिटी आएगी 2, t में आप 2 डालेंगे वेलोसिटी आएगी 4, t में आप 3 डालेंगे वेलोसिटी आएगी 6। ठीक है, मीटर पर मिनट ले लीजिए, मीटर पर, हमने सेकंड लिया था अभी, तो मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, सेकंड्स है ना, फिर मीटर पर सेकंड आ गया, फिर मीटर पर सेकंड आ गया। तो हमने नोटिस ये किया कि जब भी डिस्टेंस का टाइम के साथ स्क्वायर रिलेशन होगा, स्पीड में एक फिक्स नंबर से इंक्रीमेंट होगा, है ना। सो दैट इज़ व्हाट कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन इज़ ऑल अबाउट। तो इसको हमने ग्राफ भी देख लिया, और इनको कुछ लिख लेते हैं चीज़ें। दैट in a uniform accelerated motion, the differentiation of distance equation gives the equation of speed। ध्यान रखें कि अब आप तीसरा डब्बा अगर वेलोसिटी का बनाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं बनेगा कि आपने स्पीड बना लीजिए
1/11, 4/22, 9/33, ऐसा नहीं बनेगा। ये तब चलता है जब आप छोटी क्लास में पढ़ रहे थे स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं था ना तब। अभी तो एक्सेलरेशन है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन हो रहा है तो आप सीधे x/t नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है अब कि आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। डिफरेंशिएशन से जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपको वेलोसिटी देगी। देखो आंसर गलत भी आ रहा था 1 2 3 और एक्चुअली 2 4 6 है आंसर। सो ध्यान रखें कि यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन इंक्लूड करना होगा, और इसीलिए आपको मीनिंग बताया गया था डिफरेंशिएशन का कि जब भी आपको स्लोप निकालना होगा आपको डिफरेंशिएशन का प्रयोग करना भी होगा। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं डिफरेंशिएशन दोबारा एक बार बता देता हूँ इसमें कि ऐसा हो भी क्यों रहा है। देखिए, हमने देखा कि एक्सेलरेटेड मोशन में हर सेकंड थोड़ी थोड़ी वेलोसिटी चेंज तो होती ही है। वेलोसिटी दो अलग टाइम पर कभी सेम नहीं रह सकती। तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा टाइम ले लिया हमने, बहुत छोटा सा टाइम जिसमें डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो ये छोटा सा डिस्टेंस जो है इसे dx मान लिया। अब बहुत छोटा सा टाइम जो है इसे हमने dt मान लिया। तो जो स्पीड है वो एक इंस्टेंट पर निकाली जा रही है। वो इंस्टेंट बहुत छोटा है, इंटरवल बहुत छोटा है। आप Δx/Δt लिख तो सकते हो, पर आपका Δt बिल्कुल ना के बराबर है। और यही वजह है कि डिफरेंशिएशन से आंसर मिल रहा है, क्योंकि ये परिभाषा थी भी डिफरेंशिएशन की, लिमिट Δt टेंड्स टू 0 Δx/Δt। So that is the reason we are solving it by differentiation, because Δt is tending to 0, and that is why it is called instantaneous speed, instantaneous speed. So यहाँ से एक बहुत important conclusion निकल के आता है कि differentiation provides instantaneous speed. वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंस्टेंट डिफरेंशिएशन से मिलती है, और क्योंकि हर इंटरवल में डिस्टेंस कुछ और है तो वी ब्रिंग इट डाउन टू अ वेरी स्मॉल इंटरवल वेयर वी कैन अज्यूम कि ये इंटरवल इतना छोटा है कि गाड़ी को मूव करने का मौका ही नहीं मिला। तो वो dx डिस्टेंस हो गया और वो dt, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हम टाइम को बहुत छोटा कर दें तो चीज़ें मूव नहीं होती। तो वैसे ही है कि डिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम हुआ, तो जब हमने इसको डिवाइड किया dx/dt, ऐसे समझ ले कि बहुत छोटे डिस्टेंसेस को d से दिखाते हैं dx/dt, या जो परिभाषा है डिफरेंशिएशन की उसके हिसाब से कि Δx/Δt ही किया जा रहा है, पर Δt को बहुत ज़्यादा छोटा करने की वजह से लिमिट लगाना पड़ गया और हमें फाइनली डिफरेंशिएशन ही करना पड़ा। तो whenever you differentiate a curve, you actually what are doing, you are finding the slope at a given point. in xt के केस में क्योंकि Δx/Δt स्पीड होता है, तो differentiation of x gives me speed. That is the end of this.